आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान का आपका 7वां चैप्टर, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जंतुओं एवं वनों का संरक्षण पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इनके संरक्षण की आवश्यकता जो है वो पड़ी कैसे और किस प्रकार से। हम इसको देखते हैं आगे। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। देखिए इसमें एक शब्द लिखा हुआ है पहले, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है? वनोन्मूलन का अर्थ होता है कि वनों की लगातार जो कटाई जो होती है उसे हम कहते हैं वनोन्मूलन। और वनोन्मूलन की कटाई के कुछ कारण भी हैं जिसे हम इसमें देखेंगे। देखिए वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। वृक्ष की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। क्या क्या कारण है कि वनों की कटाई जो है वो की जाती है? तो उसके कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जैसे आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर अधिकतर क्या होता है कि वनों की कटाई की जाती है और उसकी जगह उसका उपयोग जो है खेती के लिए काम में लिया जाता है। और कुछ समय बाद में आगे के वन जो होते हैं वो काटे जाते हैं और उसकी जगह फिर कटाई की जाती, फिर उसकी जगह नई कृषि की जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस जो होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो ये स्थानांतरित कृषि जो होती है ये भी एक वनोन्मूलन का कारण होती है। उसके बाद घरों एवं कारखानों का निर्माण, इसके कारण भी जो है जंगल वगैरह जो होते हैं उनमें वन जो है वो काटे जाते हैं। फर्नीचर बनाने, इसमें जो लकड़ी यूज में ली जाती है तो वो भी वनोन्मूलन का कारण ही होता है। अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, ये सभी जो है वो वनोन्मूलन के कारण है। दावानल, दावानल का मतलब जंगल में जो आग लगती है उसके कारण भी वनों में बहुत ज्यादा कमी आती है। तो ये सभी जो है ये वनोन्मूलन के कुछ क्या हो जाएंगे, ये नीचे जो लिखे हुए हैं दावानल या बेसन सूखा वगैरह जो होता है ये सभी हो जाते हैं प्राकृतिक कारण। और ये जो हमने ऊपर जो पढ़े हैं ये सभी हो जाएंगे कृत्रिम कारण। तो आपको समझ में आया होगा कि वनोन्मूलन जो है और उसके कारण जो है वो क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि वनोन्मूलन जो है इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में हम लाइन टू लाइन देखेंगे। देखिए वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। किस प्रकार से? देखिए वनोन्मूलन जब होता है तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाती है। क्या कारण है? क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जो वन जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो पौधों के या पेड़ों के खाना बनाने में काम में आती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। अगर वनों की संख्या कम हो जाएगी तो कम पेड़ होंगे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उपयोग में लेंगे। और यदि कम कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में लेंगे तो पृथ्वी के ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और ये बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो एक प्राकृतिक परिघटना है, इस परिघटना के कारण जो है पृथ्वी का तापमान जो है उसमें वृद्धि होती है। तो यही कारण है कि वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। क्योंकि यही होगा, यदि वन यदि कम होंगे तो उसके कारण वर्षा भी कम होगी और वर्षा यदि कम होगी तो भूमि के अंदर जो जल स्तर जो है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। वर्षा में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। कम पेड़ों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपयोग में कमी आना, जिसे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण करती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा भी पड़ता है। तो ये सभी जो हैं वो वनोन्मूलन के प्रभाव हैं जो एक से एक आगे सभी जुड़े हुए हैं। और मुख्य कारण इनका जो है वो है कहीं ना कहीं पेड़ों की संख्या में कमी आना। इसके अलावा कुछ और भी इसके प्रभाव हो सकते हैं, जिसे हम देखते हैं मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण भी वनोन्मूलन ही होता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का, किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने
से नीचे की कठोर और चट्टानें दिखाई देती हैं, जिससे जो होता है कि मिट्टी जो होती है उसमें ह्यूमस या नमी की कमी आ जाती है। इसकी उर्वरता में भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है और धीरे धीरे भूमि जो है वो क्या हो जाती है, अनउपजाऊ होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो मरुस्थल में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। तो वनोन्मूलन या फिर वनों की लगातार कटाई के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है मरुस्थल का जो निर्माण जो होता है उसका कारण भी जो होता है वो वनों की कटाई ही है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब वनों की जब कमी होगी, वनों की कमी होने से जो है मिट्टी की जो ह्यूमस जो है, नमी जो है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है और इससे जो है भूमि अनउपजाऊ हो जाएगी और उससे क्या होगा, धीरे धीरे मरुस्थलों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी थे वनोन्मूलन के प्रभाव। तो ये प्रभाव हमने देखे, उसके बाद में ही हमें आवश्यकता पड़ती है कि इनका किसी ना प्रकार से संरक्षण किया जाए और इसका संरक्षण करने के हम तरीके आगे देखते हैं। जैसे वन एवं वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण के लिए क्या होता है, किसके संरक्षण के लिए हमने क्या क्या किए हैं, इसके लिए हमें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आदि जो है ये सभी क्षेत्र बनाए जाते हैं ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। और यदि ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो इनकी विशेषताएं क्या होती है, इसमें कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, ये सभी कार्य जो होते हैं इनमें निषिद्ध होते हैं, मतलब इनमें ये कार्य नहीं किए जा सकते। और अब हमने ये देखे हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं वह क्षेत्र जहां जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, तो ये कहलाते हैं वन्य जीव अभयारण्य। एक होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ये कहलाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। एक होते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव, पौधे और जंतुओं संसाधनों और उनके क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। इन तीनों में थोड़ा सा फर्क होता है, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है कि पेड़ पौधे, जंतुओं और वहां के रहने वाले जो आदिवासी लोग जो हैं उन सब में एक समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में छोटा सा फर्क ये होता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो वन्य जीव अभयारण्य की अपेक्षा एक बड़ा क्षेत्र होता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है उनकी संख्या है 3। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर है, वो है केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है और एक रणथंभौर है। तो ये है राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान। और उसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान में टोटल है 25। उनमें कौन कौन से मुख्य रूप से हैं, उनमें जैसे ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये सभी जो है राजस्थान के कुछ मुख्य वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से संरक्षित किए जाते हैं। और ये 3 जो है मुख्य प्रकार होते हैं कि संरक्षित करने के हिसाब से वन्य जीव अभयारण्य बना सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है जैसे मैंने आपको बताया भी है पहले कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर मतलब वहां की जो स्पीसीज जो है, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं उनके बीच में और वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में, मतलब आदिवासी लोग जो होंगे उनके बीच में एक संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जो होता है उसको हम बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यहां एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो एक साथ रहती हैं तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता। और इन प्रजातियों के अंदर जीव जंतु भी हो सकते हैं और पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक जगह पर 100 जो हैं एक जैसे पेड़ लगे हुए हैं, मतलब जैसे हम बोले कि एक जगह एक जैसे 100 नीम के पेड़ हैं और दूसरी जगह जो है 5 विभिन्न प्रकार के अलग अलग पेड़ हैं, क्योंकि एक नीम का है, एक बबूल का है, इस प्रकार से 5 अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं। एक जगह एक जैसे 100 पेड़ और एक जगह 5 विभिन्न अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। तो हम बोलेंगे कि जैव विविधता जो है उन 5 पेड़ों में जो है वो ज्यादा है। तो जैव विविधता जो है वो संख्या के आधार पर ना होकर के जैव विविधता जो है वो उनकी अलग अलग उनकी क्वालिटी के आधार पर होती है कि कितने अलग अलग प्रकार के उसमें स्पीसीज हैं। तो जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, पंचमढ़ी एक
जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और इस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य के अंदर भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो क्या बताया मैंने कि पंचमढ़ी नामक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसके अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सतपुड़ा, और इसके अंदर बोरी और पंचमढ़ी नामक इसमें 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी स्थित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर जो भी वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं उस क्षेत्र के वनस्पति जात, और उस क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी जीव जंतु जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे उस क्षेत्र के प्राणी जात। आगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का मतलब होता है कि ऐसी प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में ही रह सकती है, तो उसे हम बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। यदि हम उसका क्षेत्र यदि परिवर्तित करते हैं, जैसे मानिए कि एक ऐसा कोई पौधा है जो मान लो कि ठीक है कि जैसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है उसमें ही रह सकता है, और उसे हम क्या काम करें, उस क्षेत्र से हटा करके किसी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर लेकर के आते हैं तो वो वहां पर रह नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पौधा जो था वो उस अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए विशेष प्रजाति है। तो इस प्रकार से जो होता है कि एक कुछ क्या होती है इसके अंदर विशेष क्षेत्रीय प्रजाति होती हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही निवास कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, और ये है कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी एवं संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान यह एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा था, तो कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रेड डाटा बुक। देखिए ये रेड डाटा बुक जो है वो क्या होती है, देखिए जो संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां मतलब पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। ये संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं इनकी पूरी सूची तैयार करने के लिए कि भी कौन कौन सी प्रजातियां जो है वो संकटग्रस्त हैं, तो उनके लिए एक अलग से किताब बनाई गई है जिस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक के बारे में आपसे कोई भी पूछे तो आप बताएंगे कि संकटग्रस्त प्रजातियों के जो सूची तैयार की गई है कि कौन कौन सी प्रजातियां जो है संकटग्रस्त हैं, जिसमें जंतुओं के लिए एक अलग बुक है और पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो है अलग बुक है। तो इस बुक को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। और ये रेड डाटा बुक जो होती है वो एक संस्था है IUCN। कौन सी संस्था है, IUCN। इसके द्वारा ये रेड डाटा बुक जो है वो जारी की जाती है। तो ये था रेड डाटा बुक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रवास और पुनर्रोपण। देखिए प्रवास क्या होता है, प्रवास का मतलब होता है कि कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी ऋतु के अंदर एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रवास। जैसे हमारे राजस्थान में जो केवलादेव जो है भरतपुर के अंदर, उसमें साइबेरियन सारस जो है वो आते हैं। तो साइबेरियन सारस जो है वो क्या है, प्रवासी पक्षी हो गए एक हिसाब से। तो वो क्या काम करेंगे, किसी एक विशेष ऋतु के अंदर एक क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जब आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रवास। अगला शब्द लिखा हुआ है पुनर्वनरोपण। पुनर्वनरोपण का क्या मतलब होता है, जैसे शब्द में पता लग रहा है पुनः प्लस वन रोपण। इसका मतलब है कि जब वनों की जब कटाई की जाती है तो उन वनों की कटाई करने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर नए वनों को जो बोना जो है उन्हें हम कहते हैं पुनर्वनरोपण। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। थैंक यू।